गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने जो है वो आपके 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया था। पिछली क्लास की बात करें तो थोड़ा सा हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट होगा गूगल मीट यूज करने में। अगर डाउट आता है तो पूछ लेना। बस एक जरूरी जो चीज है वो मैं फटाफट से बता देती हूँ, वो है पोल के क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी फोन की स्क्रीन कुछ इस तरह से यहाँ पे नजर आ रही होगी, और यहाँ पर आपको 3 डॉट्स जो है वो नीचे दिख रहे होंगे इस तरह से। ठीक है, जब आप इन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, जिसमें आपको बहुत से ऑप्शन दिखेंगे, और उसमें से एक एक्टिविटीज का ऑप्शन भी दिखेगा। ठीक है, आपने एक्टिविटीज का ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। फिर आपने पोल 1 एक्टिव पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपके सामने आ जाएंगे 4 ऑप्शन। इन ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि राइट आंसर है, आपने उस पे क्लिक करके वोट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये है पोल में आंसर देने का तरीका। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। हमने जो है वो पिछली क्लास में संख्याओं के बारे में पढ़ा था, तो अभी हम फटाफट से थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आपसे मेरा सवाल है सभी बच्चों से, मुझे बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, या फिर कौन है? एक, बिल्कुल सही। ठीक है, 1 है। ठीक है, हाँ। और अभी जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया है, बच्चों आप सभी अपना अपना नाम चैट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, ताकि मुझे आपका रियल नेम पता लग सके। ठीक है, जिन्होंने लिख दिया है वो नहीं लिखेंगे, जिन्होंने नहीं लिखा है वो जरूर लिख लेना। चलिए मुझे बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। 0। ठीक है, चलो ठीक है, 0 है। अब अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में बताइए, तो आपका क्या आंसर होगा? नहीं पता। हाँ, नहीं पता तो नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे कि हम नहीं बता सकते। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वो हम नहीं बता सकते। अच्छा, क्यों नहीं बता सकते? इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि ये अनंत तक जाती है। हाँ, इसका कारण यह है कि अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं। अब अनंत का मतलब है जो कभी खत्म ही नहीं हो रही। तो जब संख्याएं खत्म ही नहीं हो रही तो हम कैसे बताएं कि सबसे बड़ा कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि संख्याएं जो है वो अनंत तक जाती हैं। सेम उसी तरह से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का भी यही कारण है कि इसको भी हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ा कौन होगा। ठीक है, चलो, तो ये भी हमारा क्लियर हो चुका था पिछली क्लास में, और यहाँ पे इसका रिवीजन भी हो गया। अब बात करते हैं अगले सवाल की, -1 और -8। पहले तो मुझे ये बताओ, ये किस तरह के अंक हैं, ये किस वर्ग में आएंगे? हमने यह पूर्णांक में आएंगे। पूर्णांक में। ठीक है, एक ये पूर्णांक में आएंगे, और अगर मैं दूसरा पूछूं तो दूसरा और किस में आ सकते हैं ये? पूर्ण संख्या में तो नहीं आ सकते, प्राकृतिक में भी नहीं आ सकते, परिमित अपरिमेय में भी। संख्या। हाँ ठीक है, अपरिमेय में नहीं आ सकते, लेकिन परिमेय संख्या में ये आ सकते हैं। ये भी हमने पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कि जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी परिमेय संख्या के वर्ग में आ सकते हैं, क्योंकि इनको हम परिमेय बना सकते हैं। ठीक है, चलो, तो अभी के लिए इसको चलो रहने देते हैं। तो मुझे आप ये बताओ कि -1 और -8 में से बड़ा कौन है? -1। -1, बिल्कुल सही। -1। ठीक है, तो -1 है जो बड़ा है। ठीक है, क्या होता है नेगेटिव नंबर्स में, जो आपको दिखने में बड़ा लगता है असल में वो छोटा होता है, और जो छोटा होता है वो असल में बड़ा होता है। कब? जब हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर्स की। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी बच्चों का इंग्लिश मीडियम है वो अपना नाम और SRN नंबर अभी चैट में लिखेंगे। जिनका हिंदी मीडियम है वो कुछ नहीं लिखेंगे। सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, अपना SRN और अपना नाम चैट में लिखो, क्योंकि फिर आपको इंग्लिश मीडियम वाले ग्रुप में शिफ्ट किया जाएगा, है ना। हिंदी मीडियम में आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ पाएंगी, इसलिए जिसका भी इंग्लिश मीडियम है वो चैट में अपना नाम और SRN जरूर लिखना। ठीक है, चलो, तो अब बात करते हैं, क्या वर्गमूल 7 एक परिमेय संख्या है? हाँ या ना? ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कि नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है।
चलो अब एक बार हम परिमेय संख्या के बारे में कुछ और जान लेते हैं। अभी उसकी एक जो परिभाषा है वो जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। क्या कोई इसकी परिभाषा बता सकता है? जिसे Q बटे Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, पहली चीज इसमें देखो, इसमें 3 चीजें होंगी। कितनी चीजें होंगी? 3 होंगी। फटाफट से देख लेते हैं। नंबर 1, एक तो आप इनको P बटा Q के रूप में लिख सकते हो। नंबर 2, यहां पर जो ये P और Q है ये क्या होने चाहिए? तो ये पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, P और Q की जगह पे आप किन किन संख्याओं का इस्तेमाल करेंगे? सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक का। पूर्णांक में कौन कौन आते हैं? एक तो पॉजिटिव, और एक आता है 0, और एक आता है नेगेटिव। ठीक है, अब हमने कहा कि P और Q जो है वो पूर्णांक हो सकते हैं, तो मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 0 बटा में 1। लेकिन क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा में 0? क्या ये भी परिमेय होगा? ठीक है, एक बच्चे ने, सोनाक्षी ने अपना लिख लिया है आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल सही, ये परिमेय नहीं होगा, क्योंकि तीसरी कंडीशन जो होती है किसी भी संख्या को परिमेय संख्या कहने की, वो ये होती है कि Q की जगह पर कभी भी 0 नहीं लिखना है। क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 लिखा जाता है तो ये भी अपरिभाषित होता है, मतलब ये भी डिफाइन नहीं है। ऐसे नंबर्स भी डिफाइन नहीं किए गए हैं कि क्या होते हैं, तो इनको भी हम कहते हैं नॉट डिफाइंड या फिर परिभाषित नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि PQ पूर्णांक होने चाहिए और Q की जगह पे गलती से भी 0 मत लिखना। तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी 1 बटा 0, लेकिन 0 बटा 1 जो है वो परिमेय हो सकता है। ठीक है, तो इन्हीं 3 चीजों का इस्तेमाल करके अभी हम एक कंसेप्ट सीखेंगे कि अगर मैं 7 लिखूं तो 7 एक परिमेय संख्या है। क्यों? P की जगह पे 7 है और Q की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 लिख सकती हूँ अपनी मर्जी से, है ना, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखो उस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो 7 बटा 1 जो है वो परिमेय संख्या बन जाएगा। इसका मतलब जितनी भी आपके पास संख्याएं हैं, जितने भी आपके पास पूर्णांक हैं, वो सभी परिमेय संख्या होती है, और P बटा Q के रूप में जो संख्याएं होती हैं वो भी परिमेय ही होती है। लेकिन अब वही चीज अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि हमने कहा वर्गमूल 7 परिमेय नहीं है, क्यों? अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूं तो इसको भी तो मैंने P बटा Q के रूप में लिख दिया, तो फिर हम इसको क्यों मना कर रहे हैं परिमेय से, और इसको क्यों परिमेय बना रहे हैं? देखो आंसर यही छुपा है। ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, इसी में आंसर छुपा है। तो सोचो और बताओ। क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि जो वर्गमूल 7 है वो एक पूर्णांक नहीं है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, आप इसको जरूर, आप इसको P बटा Q के रूप में लिख पा रहे हो, लेकिन पूरी जो परिभाषा है वो ये है कि P बटा Q के रूप में लिखो, साथ में P और Q पूर्णांक ही होने चाहिए, और वर्गमूल का 7 पूर्णांक ही नहीं। तो जब ये पूर्णांक ही नहीं है तो इसको हम परिमेय नहीं बना सकते। ठीक है, तो एक और कारण इसका ये भी होता है कि क्यों हम वर्गमूल वाली संख्याओं को परिमेय संख्या नहीं कहते, क्योंकि वो पूर्णांक नहीं है। अगर वो पूर्णांक होते तो वो परिमेय बन जाते। ठीक है, तो आपने इसको भी याद रखना है, इस रीजन को भी, क्योंकि कभी आपको बोला जा सकता है ना कि वर्गमूल 7 के नीचे भी 1 लगा लो, जैसे आपने 7 के नीचे 1 लगाया, इसके नीचे भी 1 लगा लो, बन तो गया P बटा Q। फिर भी आप इसको क्यों मना करते हो? तो फिर ये कारण आएगा कि P और Q पूर्णांक ही होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा परिमेय संख्या के बारे में, और थोड़ा सा हमारा जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो, कोई डाउट नहीं है तो आप बाई टाइप कर सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। बाकी हमने इसके बारे में पिछली क्लास में भी लगभग पढ़ ही लिया था, है ना। तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देखो, जब भी आप क्लास लगाते हो, मान लो आपने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं की तो उसकी रिकॉर्डिंग देखा करो। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख के कोई डाउट मन में रहता है तो क्लास में 10 मिनट पहले आ जाओ, मुझसे अपना डाउट पूछ के क्लियर कर लो। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं अभी आगे, ज्यादा इस पे हम समय नहीं देंगे क्योंकि हमने कल भी पिछली क्लास में भी पढ़ा था, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो फटाफट से इसका भी करते हैं क्विक रिवीजन, क्योंकि इसको समझ के नेक्स्ट टॉपिक आपको समझ आएगा। हमने पढ़ा था भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में, जिसमें हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं की। तो ऐसी संख्याएं जिनको बस कौन कौन है जो विभाजित कर सकता है या काट सकता है, तो एक तो है 1, एक, ठीक है 1, और दूसरा वह संख्या खुद लिख लो, या फिर स्वयं वह संख्या, खुद वह संख्या। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं आपको मैथ में मिलेंगी उन सभी को हम कहेंगे कि वो सभी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, जिसके उदाहरण भी यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2, 2 एक
अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 को अगर हम भाग देना चाहें तो एक तो एक से ही भाग दिया जा सकता है और दूसरा 2 से। ठीक है, 1 और 2 के अलावा कोई भी संख्या नहीं है जिससे आप 2 को पूरी तरह से भाग दे सको। वैसी बात करें अगर हम 5 की, तो 5 को भी अगर भाग देना है तो 1 से दे सकते हैं और 5 से दे सकते हैं। ठीक है, वैसी बात करें अगर हम 7 की, तो 7 को भी 1 से दे सकते हैं और 7 से दे सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनको अभाज्य कहा जा सकता है? 7 के बाद बताओ, 7 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 13, कौन सी बेटा? 11। ठीक है, और 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17। ठीक है, 15 मत लिखना, 15 नहीं होता है ना, 19, 15 कट जाता है। ठीक है, 19 भी ठीक है। 19, उसके बाद नहीं बेटा, 15 नहीं होगा। देखो, क्योंकि 15 को काटने के लिए हमारे पास क्या क्या है? एक तो 1 है, 3 है, 5 है और है ना, 15 और 15 भी है। तो यहाँ पर तो सिर्फ यही होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कहा कि यहाँ पे तो 4 नंबर आ गए, तो 15 को अभाज्य नहीं कहेंगे। इसलिए 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। देखिए, एक गलती है, 27 नहीं होगा क्योंकि 27 भी तो कट जाता है ना। देखिए, 3 के पहाड़े में आ जाता है, 3 के पहाड़े में, है ना, 9 के पहाड़े में, तो 27 नहीं होगा, हाँ 29 होगा। उसके बाद 31, बस एंड सो ऑन। ऐसे करते करते आप खुद से भी इन नंबर्स का पता लगा सकते हो। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। और अगर हम बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, तो वो 2 होती है। ये आपने याद रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? ये सबसे छोटी है और कैसी है? तो अभाज्य है। ठीक है, चलिए, सभी को क्लियर हो चुका होगा, बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं भाज्य संख्या की। तो जैसे अभाज्य संख्या के पास जो गुणनखंड होते थे या जो जो संख्याएं होती थी जो उनको काटती थी, वो होता था सिर्फ 1 और वो संख्या खुद। लेकिन बात करें भाज्य संख्या की, तो इनके पास 1 तो होगा ही होगा। ये खुद भी अपने आप को काटेंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा और नंबर्स भी होंगे जो क्या कर सकते हैं, जो इन संख्याओं को, मतलब कि भाज्य संख्याओं को भाग दे सकते हैं। जैसे कि 4, देखो 4 को भाग देने के लिए कौन कौन है? एक तो 1 है, दूसरा 2 है और तीसरा 4 खुद है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक है, सबसे छोटी और कैसी? तो भाज्य। और बात करें सबसे छोटी अभाज्य की, तो वो हमारे पास 2 थी। सबसे छोटी भाज्य संख्या की या कॉम्पोजिट नंबर की बात करें तो वो हमारे पास 4 है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो 10 के साथ भी ऐसा ही था। हमने पिछली क्लास में भी इसको फटाफट से देखा था कि किनके पास क्या क्या आ रहा है। 1, 2, 5 और 10, तो इसके पास 1 भी है और ये खुद भी अपने आप को काट रहा है, और साथ में 2 एक्स्ट्रा नंबर्स और हैं जो इसको क्या कर सकते हैं? भाग दे सकते हैं। तो जो मतलब जिस संख्या को बहुत सारी संख्याएं भाग देने के लिए मिल जाएंगी उसको हम कहेंगे भाज्य। लेकिन जिन संख्याओं को भाग देने के लिए सिर्फ 1 होगा और वो अकेली खुद होगी, उसको हम कहेंगे अभाज्य। ठीक है, या फिर इंग्लिश में कहें तो प्राइम, हिंदी में कहें तो अभाज्य, और इंग्लिश में अगर मैं भाज्य संख्या की बात करूं तो कॉम्पोजिट नंबर, और अभाज्य को मैंने कहा प्राइम। ठीक है, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, हाँ ठीक है, ये सारी भाज्य संख्याएं हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब सवाल ये उठता है कि जब हमने सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात की थी, वो क्या थी? फटाफट से बताओ। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर भाज्य, इसको भाग देने के लिए हमारे पास बहुत बहुत कुछ पड़ा है। बताइए फटाफट से, फिर से बोले, तो अब वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आई। 1 नहीं, अच्छा मैं बस ये पूछ रही हूँ, देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, 4। देखो 2 नहीं। भाज्य अगर मैं बात करूं, भाज्य मतलब कॉम्पोजिट, और अभाज्य की बात करूं तो प्राइम। चलो बताओ, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3, 2। 2 हाँ ठीक है, 2 होगा। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं 1 के बारे में कि जो 1 है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ कर दीजिए।
ठीक है, एक क्या है, आपको ये मैंने होमवर्क भी दिया था एक तरह से, पिछली क्लास का होमवर्क था ये कि आपने बताना है एक क्या है, एक भाज्य है या अभाज्य है या कुछ भी नहीं है, और जो भी आप कहोगे उसका मुझे एक कारण चाहिए, एक रीजन चाहिए कि आपने ये उत्तर क्यों दिया। जैसे अगर आप कहते हो भाज्य है तो क्यों है, अभाज्य है तो क्यों है, इन दोनों में से कुछ नहीं है तो भी क्यों नहीं है, पूरा कारण के साथ अपना आंसर आपने देना है। तो चलिए दीजिए, कौन देना चाहता है इसका आंसर, हैंड रेज करो जो भी इसका आंसर देना चाहते हैं, माइक ऑन करके हैंड रेज कर लो अपना फटाफट से। किसी का हैंड रेज नहीं है? हाँ, एक बार उसको मतलब दबा दो, एक बार आपने दबा दिया तो हैंड रेज हो जाएगा, बार बार दबाने से ना वो हैंड डाउन हो जाता है, सिर्फ एक बार क्लिक कीजिए उस पर। कोई बात नहीं, सही बोलो गलत बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोलो, ठीक है। अब सही बोलोगे तो अच्छी बात है, गलत बोलोगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप सीखोगे कि अच्छा यहाँ गलती हो गई थी, तो देखो दोनों में आपका ही फायदा होगा। तो चलिए बताइए फटाफट से। ठीक है, हाँ, तो अभी मुझे नाम याद नहीं हुआ तो मैं यूजर नेम ही ले लेती हूँ, पंकज कुमार जी के नाम से जिन्होंने हैंड रेज किया है, माइक ऑन करके आप अपना आंसर बता सकते हैं बेटा। मैम भाज्य संख्या तो मैम 4 भी हो जाएगी मैम, क्योंकि 2 के टेबल से भी वो भी हो रही है, कट भी जा रही है। हाँ, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक जो आपका 1 है वो किस कैटेगरी में आएगा, ठीक है, जो हमारा एक होता है ना वो किस कैटेगरी में आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, भाज्य या अभाज्य या कुछ भी नहीं। हाँ, कोशिश कीजिए, कुछ भी बोल दो, जो भी आपको लगता है, आपके मन में जो भी आंसर आ रहा है। अच्छा, और भी हैंड रेज हुए हैं अभी, चलिए कैफ आप बता दीजिए। मैम एक भाज्य सिर्फ एक संख्या में विषम भी संख्या एक आता है। मतलब भाज्य संख्या में एक आता, हाँ देखो वो आता है ना, जैसे देखो मैं पूछ रही हूँ, देखो दो क्या है, दो भी भाज्य है, सॉरी दो अभाज्य है, मैं अ लिखती हूँ, ठीक है, अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 6 मान लो भाज्य है, ठीक है। अब बताइए एक क्या होगा। मैम एक विषम संख्या है। अभाज्य मैम, मैम कुछ अभाज्य भी नहीं है मैम, एक अच्छा, एक एक करके देखो, इसलिए अभाज्य मैंने होगा। हैंड रेज, अच्छा आप कह रहे हैं विषम अभाज्य, संख्या एक, ना भाज्य और ना अभाज्य। ठीक है, एक कह रहे हैं ना भाज्य ना भाज्य, किसने कहा ये भाज्य ना अभाज्य, नाम बताएं अपना। मैम विषम संख्या है क्योंकि एक रीना। हाँ ठीक है, विषम है वो अलग बात है, उस तो देखो विषम तो ये भी है। चलो मैम तो मैं बताऊं। हाँ बताइए। मैम एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, तो एक का 2 गुणनखंड तो है नहीं, सिर्फ एक ही है जो कि वो खुद ही है। और जो भाज्य संख्याएं होती है उसके एक और उस खुद के अलावा ज्यादा होने चाहिए, तो इसका तो 2 ना है और ना 2 से ज्यादा है, तो ये किसी हाँ भी कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड निदा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक था और रीजन भी बिल्कुल ठीक था। देखो हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर कोई संख्या, ध्यान से सभी देखेंगे, ठीक है, कोई भी डाउट होगा ना तो मुझसे फिर से पूछ लेना, ठीक है, कि कोई भी संख्या अगर भाज्य संख्या है तो उसके पास कितने गुणनखंड होते हैं, एक तो होगा ही होगा, और वो खुद भी खुद को काटेगी, है ना, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी होते हैं जो उनको काटते हैं। तो ये हमारा होता है भाज्य होने के लिए कि 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, किस लिए, अगर कोई संख्या भाज्य है तो उसके पास गुणनखंड होने चाहिए 2 से ज्यादा, और अगर कोई संख्या अभाज्य है तो उसमें हमने देखा कि अभाज्य संख्या जो होती थी उसके पास एक गुणनखंड होता था 1, और एक होती थी वो संख्या खुद, ठीक है। अब अगर हम एक की बात करें, 1 की बात करें, जो हमारी संख्या है एक, उसकी बात करें, तो अगर मैं इसके गुणनखंड निकालना चाहूं तो एक को सिर्फ एक ही काट सकता है, एक के अलावा कोई और नहीं है, ठीक है। अब एक को मैं यहाँ पर चाहे कितनी जितनी मर्जी बार लिख लूं, रहेगा तो वो एक ही, उसको एक ही माना जाएगा। तो एक को अगर मैं यहाँ पे 2 बार लिख लूं तब भी है तो वो एक ना, तो उसको बार बार रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमने देखा कि जो हमारे पास ये एक था इसके पास सिर्फ
एक ही गुणनखंड है। एक एक में कंफ्यूज मत होना, ये एक संख्या है और ये एक जो है वो गुणनखंडों की संख्या है। अगर ये अभाज्य की कैटेगरी में जाना चाहता तो इसके पास एट लीस्ट 2 गुणनखंड तो होने चाहिए थे। अगर भाज्य की कैटेगरी में जाना चाहता तो इसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए थे, लेकिन इसके पास तो एक ही है, तो इसलिए हम एक को ना तो भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य मानते हैं। ठीक है, तो अभी जिन बच्चों को ये चीज क्लियर हो चुकी है वो वाई टाइप करेंगे। किसी को डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कुछ भी नहीं होगा। कारण क्या था, तो कारण भी हमने सीख लिया है कि क्यों ना ये भाज्य है ना ये अभाज्य है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कि एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है, इसलिए जब भी भाज्य अभाज्य की बात की जाएगी तो एक को कहीं पर भी आपने कंसीडर नहीं करना है, एक को आपने उसमें शामिल नहीं करना है। ठीक है, गुणनखंड में एक आ जाएगा, जैसे कि 4 के गुणनखंड लिखने हैं, है ना, 4 के गुणनखंड लिखने हैं तो 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 4 लिख देंगे। लेकिन 4 की जगह पे एक ऐसे नहीं आ सकता कि एक को ही हम जो है एक के ही गुणनखंड कर रहे हैं, तो वैसे में नहीं आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। कुछ सवाल है तो उनको ध्यान में रखना। चलो आगे जो सवाल है उनको सॉल्व करने के लिए आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, वो है सम और विषम। सम संख्या कौन सी होती है और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, वो आप फटाफट से बता दो पहले। वो 4, 6, 8, 10, 12 अनंत तक जाएंगे समय, और 1, 3, 5, 7 ये भी समय। ठीक है, ठीक है, तो सम को इंग्लिश में हम कहते हैं कैसे नंबर, इवन नंबर्स, और विषम को हम कहते हैं ऑड। ठीक है, अच्छा फिर से मैं रिपीट करती हूँ, बहुत से बच्चों ने क्लास को भी ज्वाइन किया है। अगर किसी स्टूडेंट का इंग्लिश मीडियम है तो अपना SRN नंबर और अपना नाम चैट में जरूर लिखना, क्योंकि ये हिंदी मीडियम की क्लास है, आपको इंग्लिश मीडियम की क्लास में शिफ्ट कर देंगे। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो जरूर लिखिएगा। ठीक है, नाम और SRN। इवन नंबर वो होते हैं, सम संख्याएं वो होती हैं जिनको 2 से हम भाग कर सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, मतलब ये कहां तक जाएगा, अनंत तक। और बात करें विषम संख्या की, तो विषम संख्या क्या होती है, जिनको 2 से भाग नहीं दे सकते, जैसे कि 1। देखो विषम संख्या में 1 शामिल होगा, भाज्य अभाज्य में 1 नहीं आता, लेकिन विषम संख्या में 1 आएगा। ठीक है, 1, 3, 5, 7 ऐसे करते करते कहां तक जाएगी, तो ये भी अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो सबसे छोटी जो सम संख्या है वो है हमारे पास 2, और सबसे छोटी जो विषम संख्या है वो है हमारे पास 1। आपने पहले लिख लिया था, आपका मैंने नोट कर लिया है, आपके अलावा अगर कोई है तो उनके लिए इंस्ट्रक्शन थी। ठीक है, जिन्होंने अभी अभी क्लास को ज्वाइन किया है। चलो, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है, सबसे छोटी विषम 1 है, और बड़ी तो हमें नहीं पता क्योंकि ये भी कहां तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहले तो यहाँ पे इनको पहचानते हैं फटाफट से कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं, प्राइम नंबर हैं। आपको टेबल दिख रहा होगा, आप एक ही मैसेज में उन सभी नंबर्स को लिख लो और फिर मुझे अपना उत्तर बताओ। इनमें से कौन कौन अभाज्य संख्या है जिनके पास गुणनखंड होगा 1 और वो खुद, इनके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी नंबर इनको नहीं भाग दे पाता या दे सकता। चलिए फटाफट से देखिए, ऐसे लिखना है आपने, जैसे मान लो पहली तो मैं आपको बता देती हूँ 41 है, 41 के आगे सारे नंबर लिख लो और पूरे नंबर लिखने के बाद ही आप मुझे मैसेज भेजो। ठीक है, ऐसे मत भेजना कि पहले 41 फिर बाद में कुछ और, बाद में कुछ और, बाद में कुछ और, एक एक करके नहीं, एक ही मैसेज में सारी टाइप कर लो अभाज्य संख्याएं, फिर अपना मैसेज मुझे चैट में भेज दो। ठीक है, चलिए फटाफट से करते हैं इसको। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, चाहे आप सही लिखो गलत लिखो, देखिए दोनों में आपका फायदा है। सही लिखोगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत लिखोगे तो आपको पता लगेगा कि कहां पर आपकी गलती हुई। गलतियां सीखेंगे, गलतियां पकड़ेंगे तो उनको सुधारेंगे, है ना। चलो मेरे पास एक आंसर आ चुका है रीना का, तो 41, 43, 45। ठीक है, बहुत सारी संख्याएं लिखी हैं और संजीव ने लिखी हैं 1, 2, 3, 4, 5, और अनामिका जी के नाम से जो है उन्होंने लिखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, चलो बाकी बच्चे भी लिखिए 41, 43, 47, 51, 53। ठीक है, चलो
तो सबसे पहली चीज देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। अब मैच करो, अब अपनी अपनी संख्याएं मैच करो। पहली 41 है, बिल्कुल ठीक। दूसरी 43 है, बिल्कुल ठीक। तीसरी है 47, फिर है 53 और फिर है 59। ठीक है, तो कुल यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। अब कुछ संख्याएं जो आपने लिखी हैं और वो अभाज्य क्यों नहीं है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि बात करें 45 की, तो 45 किसके पहाड़े में आता है? 1 5 5 9 45 और भी एक आधी उसमें आता होगा, जैसे 15 की भी शायद आता होगा, तो उसको मैं थोड़ा अभी जितने हैं जितने याद आएंगे उनको उतने ही लिख लेते हैं। बस 2 से ज्यादा मिल जाने चाहिए, आपको नहीं सारे मैम लिखो। 50 में भी आ रहा है। हाँ, 2 से ज्यादा मिल गए तो मतलब ये कैसी हो जाएगी? भाज्य। तो इसका मतलब 45 अभाज्य नहीं है, बल्कि कैसी है? भाज्य है। और उसके बाद 45 के बाद एक और आया था 49, तो देखिए 49 भी नहीं है अभाज्य, क्योंकि 49 को काटेगा 1 7 और 49, और बीच में कोई और नंबर हो तो आप उसको खुद से ढूंढ लेना। ठीक है, हमारा 3 भी आ सकता है। नहीं 3 से नहीं होगा बेटा। देखिए 49 3 से 3 से नहीं हो पाएगा। ठीक है, 3 से नहीं होता। 50 भी भाज्य है। 51 देखो ये भी भाज्य है, क्योंकि 51 जो है वो 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे अभी तो 3 के पहाड़े में भी ये आएगा। मैम 7 के भी पढ़ 7 के कौन सा बेटा? 51? सॉरी मैम 7 के तो आई थिंक नहीं आता है। नो मैम हाँ, अगर ये 17 के आता है पर, क्योंकि 17 को 3 से गुणा करोगे ना तो 51 आ जाएगा। ठीक है, तो 51 भी भाज्य संख्या है। 52 भी भाज्य है। 53 अभाज्य है। 54 55 56 57 58 60 ये सारी भाज्य संख्याएं हैं। सबसे बड़ा डाउट है 57 में, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। 57 भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 के पहाड़े में आ रहा है तो किसी और के पहाड़े में भी आएगा, शायद 19 या फिर, ठीक है 19 क्या आएगा शायद, है ना। तो मतलब है इसके पास भी 2 से ज्यादा गुणनखंड है, तो ये भी भाज्य संख्या है। तो ये थी जो अभाज्य थी, बाकी सारी कैसी थी? भाज्य। किसी को इसमें कोई डाउट है? 17, हाँ 17 है, लेकिन 17 के पहाड़े में आप यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, 19 आएगा। 9 3 27 3 एकम 3 4 5 19। 19 को 3 से गुणा करोगे तो 57 आता है। ठीक है, 19 आ गया और 57 आ गया, तो इन सभी के क्या थे? गुणनखंड थे। इसलिए हम क्या करेंगे? हमने कहा कि ये भाज्य संख्याएं हैं। तो अभी भी किसी स्टूडेंट को किसी और संख्या में डाउट है तो फटाफट से पूछ लो कि आपके हिसाब से ये अभाज्य थी पर यहाँ पे भाज्य दिख रही है, तो फटाफट से पूछ लो। क्योंकि मेन तो मैंने देखा कि 45 आपने लिखा है, 49 लिखा है, 51 और 57 आपने लिखा है। 50 हाँ नहीं है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। डाउट होगा तो बच्चों खुद से पूछ लेना। ठीक है, माइक ऑन करके डाउट पूछ लेना अपना। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टेबल की। इसको सभी बच्चे अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें, क्योंकि ये सिर्फ 10th क्लास ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस वक्त तक हम इन चीजों को भूल चुके होते हैं। हम मतलब भूल तो नहीं, पर उस टाइम ना हमें लगता है कि यार ये तो बड़ा अजीब सा सवाल आ गया, जबकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या की। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो सबसे छोटा है और अभाज्य है, बताओ। 2। वेरी गुड, 2। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अब देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो वो अभाज्य होनी चाहिए मतलब प्राइम होनी चाहिए, दूसरा वो सम होनी चाहिए मतलब इवन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी 2 इवन 2 ठीक है, बिल्कुल सही, इवन प्राइम नंबर। तो ये भी क्या है? ये भी है 2। इसको फटाफट से समझ लेते हैं कैसे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अभाज्य संख्याएं लिखूं तो 2 रैशनल नंबर जो अपॉन में रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल पे क्यू पी क्यू, फिर इसमें ऐसे करके वो रहता है वो। फिर रैशनल नंबर बेटा वो तो हम अभी नहीं पढ़ रहे, हम अभी अभाज्य संख्या पढ़ रहे हैं। सोने जी के नाम से सोनाक्षी बेटा शायद आपका।
चलो ठीक है, मैंने माइक भी ऑफ कर दिया है। अगर हम अभाज्य संख्या देखें तो 3, 5, 7 ये किस तरह की संख्या है? अभाज्य तो है पर ये सम है या विषम है? बताओ। मैम विषम। इसमें 2 सम है और 3, 5, 7 विषम है। ठीक है, ये सभी कैसी हैं? विषम है। तो हमसे पूछा था कि एक तो वो संख्या अभाज्य हो, दूसरा वो इवन हो, सम संख्या हो। तो वो हमने देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इवन प्राइम नंबर या फिर सम अभाज्य संख्या छोटी हो बड़ी हो जैसी मर्जी हो, पूरे नंबर सिस्टम में एक ही है, वो है 2। ठीक है, इकलौती है। कैसी? सम अभाज्य संख्या, जो अभाज्य होने के साथ साथ सम भी है, वो इकलौती है और उसका नाम है 2। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के वो पूछते हैं। छोटी में पूछ लेगा तब तो हम 2 लिख लेते हैं, बड़ी में पूछ लेगा तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है कि सम अभाज्य संख्या सिर्फ एक ही है, वो है 2। उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं है, वो एक ही है और वो 2 है। ठीक है, आगे सवाल भी आएगा शायद, तो वहां पे देखते हैं आपको ये चीज याद रही होगी या नहीं। तो अब बात करते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो ऑड हो और प्राइम हो। ऑड प्राइम नंबर जो विषम हो और साथ में प्राइम हो, उसको ढूंढो और बताओ। लिखी है अभाज्य संख्या, मैंने लिखी है, इसमें देख लो। सबसे छोटी हो और विषम हो। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है 3। देखो हम देख पा रहे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या वैसे तो 2 है ना? सभी ने कहा कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो 2 तो सम अभाज्य संख्या है, इवन है और प्राइम है ना? लेकिन जब बात करें विषम की तो वो 3 होगी। तो ध्यान से देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पूछी जाती है, जिनमें हम कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो अभी भी कंफ्यूजन है तो साथ में पूछ लेना मुझसे। 3 है सबसे छोटी विषम और अभाज्य संख्या। बड़ी तो बहुत है, देखो 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, लेकिन सबसे छोटी की बात करें तो वो है 3। अब बात करते हैं ऐसी संख्या की जो ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है, वो है 1। बिल्कुल ठीक, 1। चैट बॉक्स में लिख लिया है बहुत से बच्चों ने, बिल्कुल सही, वेरी गुड, 1। ठीक है, अब बात करें सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या। बताओ, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या जो इवन भी हो और प्राइम भी हो और सबसे बड़ी भी हो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो वो है 2, क्योंकि देखो मैंने कहा था कि सम अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो वो पूरे मैथ में सिर्फ और सिर्फ एक है, वो 2 है। आप देखेंगे तो 11 के बाद कितना आएगा? 11 के बाद आ जाएगा आपका 13, 13 के बाद आ जाएगा 17। ऐसे करते करते इसके बाद 2 के बाद जितनी भी संख्याएं आप लिखोगे वो सभी विषम ही होंगी। सिर्फ 2 इकलौती सम अभाज्य संख्या है। तो चाहे वो छोटा पूछ ले चाहे वो बड़ा पूछ ले, हमारा आंसर 2 ही रहेगा। जिसको इस पॉइंट में अभी भी डाउट है वो फटाफट से मुझसे पूछ लीजिए। अगर आपका डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। देखिए मैं फिर बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 10th क्लास या 11th या 12th क्लास तक नहीं, बल्कि पूरे लाइफ में आपके काम आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे ये सवाल है जो आते ही आते हैं। हाँ, अगर आप रिपीट करने के लिए कह रहे हैं तो R टाइप कर दो। ठीक है, देखो हमने बात की यहाँ पर कि ऐसी अभाज्य संख्या, मैं इसको फिर से यहाँ लिखती हूँ, अभाज्य संख्या मैं यहाँ पे लिखती हूँ। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं अभाज्य संख्या जिसको हम जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो होता है 1 और वो होती है संख्या खुद। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 नहीं, सॉरी 29, 31 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो, अब ये कुछ अभाज्य संख्या के यहाँ पे जोड़े थे। अब हमसे जो सवाल पूछा गया था, या उससे पहले आप मुझे बस ये बता दो कि 2 कैसी संख्या है? सम है या विषम है? इवन है या ऑड है? सम। 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 सम संख्या है या फिर यूं कहे तो इवन है। और बाकी अगर हम देखें तो 3 से लेकर के 31 तक और उसके आगे तक भी जो जो आप
अभाज्य संख्याएं लिखने वाले हैं वो किस तरह की है, किस तरह के आपको नजर आ रहे हैं, सम या विषम? ऑड नंबर, विषम। ऑड, ठीक है, ऑड या फिर विषम। तो इसलिए हमने देखा कि ये जो हमारी अभाज्य संख्याएं थी वो ऑड होती हैं, विषम होती हैं, एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? दो को छोड़ के। दो भी अभाज्य संख्या ही तो है, लेकिन कैसी है? तो ये हमारे पास इवन है, सम है, इसलिए कहा जाता है कि पूरे यहाँ पे मैथ में जो है वो एक इकलौती संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ इवन भी है या फिर सम भी है, ठीक है। इसलिए जब हमसे पूछा गया कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ, तो भी हमने 2 लिखा। जब हमसे पूछा गया सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या बताओ, तो भी हमने 2 लिखा। क्यों? क्योंकि एक ही है। जब एक ही संख्या ऐसी है तो बड़ी छोटी से क्या फर्क पड़ता है, वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है। अभी बताइए, अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 था जो सम था, बाकी सभी विषम है। आगे आप लिखते जाओगे, घर पे कोशिश करना, 31 के बाद जितने भी आपको अभाज्य संख्याएं याद है लिखते जाना, तो आप देखोगे कहीं पर भी एक भी संख्या इवन नहीं आएगी। इसके बाद 2 के बाद जितनी भी संख्या लिखोगे सारी की सारी विषम ही होंगी, ठीक है। चलो, तो अभी बताओ, अभी किसमें कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि सम अभाज्य संख्या बताओ, ठीक है, तो आप कहेंगे 2। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, ठीक है। अभी तक हम अभाज्य के बारे में सवाल थे, अब आपसे सवाल पूछा गया है भाज्य के बारे में। किसी ने कुछ कहा? भाज्य हो प्लस सम हो, इवन। नहीं बेटा, 1 तो नहीं होता, 1 तो ना भाज्य है ना अभाज्य है, और 2 भी नहीं। देखो, 2 तो अभाज्य है ना, 4 बिल्कुल सही, 2 तो अभाज्य संख्या है, यहाँ पर तो भाज्य की बात की है। हाँ ठीक है, 4, ठीक है, 4 भाज्य हो जाएगा आराम से। हाँ, इसलिए हम कहेंगे 4, क्योंकि सबसे छोटी वही है। देखो, 4 से पहले कोई संख्या है ही नहीं जो भाज्य हो। क्यों? क्योंकि 4 से पहले 3 आता है, 3 भी अभाज्य है, 3 से पहले 2 आता है, 2 भी अभाज्य है, और 2 से पहले 1 आता है, वो तो कुछ है ही नहीं। तो भाज्य संख्या सबसे छोटी 4 ही है, ठीक है। चलो, और एक और सवाल भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। चलो, एक सवाल मैं आपको खुद से देती हूं, यहां पे मैं लिख लेती हूं, सबसे छोटी विषम मतलब कि ऑड, विषम हो प्लस भाज्य हो। 9। बिल्कुल सही। नो। हाँ, अगर मैं यहाँ पे भाज्य संख्याएं लिखूं तो भाज्य संख्या शुरू होती है 4 से, 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 4 भाज्य तो है पर ऑड नहीं है, विषम नहीं है, 6 भाज्य है पर विषम नहीं है, 8 भाज्य है पर विषम नहीं है, 9 हमें मिली, तो 9 से पहले कोई भी ऑड नंबर या विषम संख्या क्या थी? भाज्य नहीं थी, ठीक है। 1 मिनट बेटा, अभी इसको लेते हैं। चलो, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 9। अच्छा, आपको टेबल का स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको एक बार इसका आंसर दिखा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ और स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर से वापस आ जाएंगे। ये इसके आंसर है, ठीक है, जो हमने पीछे टेबल पढ़ा उसके आंसर यहाँ पर है, तो इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बच्चे लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अब पीछे अगर आपको और भी किसी का स्क्रीनशॉट लेना है जैसे कि यहाँ पर, तो इसका भी ले सकते हैं। इसको मैं ठीक से लिख लूं, 1 मिनट, ये भी जरूरी है। सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या वो है 9। 4 तो ऊपर आ गया था, बस ये वाला सवाल था जो ऊपर टेबल में नहीं था, वो मैंने आपको एक्स्ट्रा से करा दिया, और ये भाज्य संख्याएं थी। चलो, तो अभी भाज्य अभाज्य का कंसेप्ट हमारा हो चुका है पूरा क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो कि पोल में आने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात सुने, पोल का क्वेश्चन जब भी होगा कोई भी बच्चा माइक ऑन करके अपना आंसर नहीं देगा, नहीं तो मुझे सभी के माइक ऑफ करने पड़ेंगे। पोल का क्वेश्चन है, पोल में ही सभी आंसर देंगे, ठीक है। तो इससे पता लगेगा कि कितने बच्चों को समझ आ चुका है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो अभी के लिए
चैट ऑफ कर लेती हूँ मैं आपकी, और क्वेश्चन आप सभी के सामने अब स्क्रीन पे आने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही आपको पोल जो है वो नजर आएगा, उससे पहले पोल नहीं दिखेगा। ठीक है, तो जब पोल ऑन होने वाला होगा मैं खुद बता दूंगी। चलिए, तो दूसरी क्लास का पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य तथा अभाज्य संख्या बताओ। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि संख्या कैसी हो। पहली बात, सबसे छोटी हो, ठीक है, सबसे छोटी हो, और जो पहले नंबर पे लिखी गई हो वो भाज्य हो, और जो दूसरे नंबर पे लिखी गई हो वो अभाज्य हो। दोनों में ही छोटी, सबसे छोटी संख्या को ढूंढो। सबसे पहले तो ऑप्शन ध्यान से सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है 4 तथा 1। देखो जो क्रम है यहाँ पे, जैसे कि 4 पहले लिखा है, 1 बाद में लिखा है, तो वो क्रम इससे मैच होना चाहिए। जो पहले लिखा है वो भाज्य, जो बाद में लिखा है वो अभाज्य। ठीक है, उल्टा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है 4 तथा 2, उसके बाद है 1 तथा 4, और उसके बाद है 2 तथा 4। सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या ढूंढो। ढूंढ करके जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है उसको अपने मन में याद रख लो, क्योंकि अब पोल ओपन होने वाला है। आप सभी ने आंसर देख लिया होगा, अपने सही आंसर के ऑप्शन नंबर को भी याद कर लिया होगा। अब आप सभी जाइए और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। पोल में आंसर देने के बाद हैंड रेज कर देना, ताकि मैं समझ जाऊं कितने बच्चों ने आंसर दे दिया है। बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के आंसर देना है, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, काफी टाइम है आपके पास, बिल्कुल आराम से अपना आंसर दीजिए। ठीक है, चलो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत से बच्चे आंसर दे रहे हैं, हैंड भी काफी बच्चों के रेज हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी मैं देख पा रही हूँ 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, बहुत ही फास्ट आप सभी आंसर दे रहे हो, शाबाश बच्चों। क्लास में हमारे पास 33 बच्चे हैं, 33 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है। तो बहुत से बच्चे अभी रहते हैं, तो अच्छे से सोचिए, समझिए। किसी को अगर पोल में आंसर देना नहीं आता तो मेरी इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनिए। आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पे बिल्कुल लेफ्ट में 3 बिंदु दिख रहे होंगे, उन 3 बिंदुओं पे क्लिक करो, और उसके बाद आपके पास बहुत से ऑप्शन आएंगे। उसमें से आपने एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाना है। एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाके आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव, उस पे क्लिक करो तो 4 ऑप्शन सामने दिखेंगे। उन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको लगता है कि ठीक है उस पे क्लिक करना, फिर आपने वोट पे क्लिक करना है, तो आपका आंसर मुझ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्लास में मैंने बताया 33 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 23 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, सभी बच्चे आंसर कीजिए, सही गलत जो भी आपको लगता है, आपको मन में जो भी आंसर आता है दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, इसका रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जैसे स्कूल में बनता है ना आपका रिपोर्ट कार्ड, वैसे ही अवंती की तरफ से पोल के क्वेश्चन पर आधारित आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि उत्तर सही ही दें, पर अगर कभी कभी नहीं, हमें कंफ्यूज रहते हैं, गलती से गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, पर सीखना है। तो चलिए, 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी हम वेट कर लेते हैं 10 सेकंड का। 10 सेकंड के बाद पोल एंड हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने आंसर नहीं किया, प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कितने बच्चों ने आंसर किया और किस ऑप्शन को कितने बच्चों ने अपना सही उत्तर माना है। तो बताइए, सबसे ज्यादा वोट किस आंसर को या किस ऑप्शन को मिले हैं? बी। हम बी को मिले हैं। बी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि सबसे छोटी, पहले तो नंबर लिख लो। देखो फटाफट से, अगर आपको डाउट होता है ना, फटाफट से नंबर लिख लो। जैसे मैंने लिख लिए, मेरे को पता है कि, चलो 1 से शुरू कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एंड सो ऑन। अब इसमें से देखना है, हमने सबसे छोटी की बात की है तो यहां तक तो छोटा मिल ही जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे दिख रहा है 4, क्योंकि 1 तो ना भाज्य होता ना अभाज्य होता, 2 और 3 तो अभाज्य है ना। तो सबसे छोटा भाज्य कौन है? तो वो 4 है। तो हम लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे पास 4 है। ठीक है, बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, तो आप देख सकते हो
2 है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, मतलब कि 4 और 2 हमारा सही उत्तर है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितने बच्चों ने इसको अपना आंसर माना था? 16 थे आई थिंक, 16 बच्चों ने माना था क्या? 17। 17, ठीक है। 27 में से टोटल कितने बच्चों ने आंसर किया, एक बार मैं देख लेती हूँ। 28। 28 में से जो है वो 17 बच्चों ने इसको अपना आंसर किया, बाकी बच्चों ने ए, सी और डी को अपना आंसर माना था। तो अभी भी किसी स्टूडेंट के मन में कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए। जिन बच्चों ने डी को टिक किया, आपकी संख्याएं सही थी लेकिन ऑर्डर गलत था। ऑर्डर मतलब कि भाज्य की जगह पे 2 लिखा गया था और अभाज्य की जगह पे 4 लिखा गया था। तो आपने क्या करना था, इसको चुनना था, ये सही होता, डी गलत होता। ठीक है, तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। तो हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, और अभी हम करने वाले हैं एक और सवाल पोल में ही। तो अभी के लिए बच्चों आपका चैट बॉक्स हो चुका है ऑफ। हाँ जी बेटा, हैंड डाउन कर ले। हाँ हैंड डाउन कर लीजिए। अच्छा, किसी बच्चे ने ऑप्शन ए भी लिखा था। नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जो आपका एक होता है ना, वो ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। ठीक है, चलो तो अभी एक और क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है स्क्रीन पर। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि क्या जो 39 है, 39 है, क्या वो एक अभाज्य संख्या है? मतलब कि क्या ये सिर्फ एक से और अपने आप से ही कटेगा? तो आपने तुक्का तो बिल्कुल नहीं लगाना है। आपके पास नंबर्स हैं, आपको नंबर 1 2 3 4 आते हैं, पहाड़े आते हैं। 2 से लेकर के 4 तक के पहाड़े में ट्राई करो क्या किसी से कट रहा है। अगर कट रहा होगा तो आपको पता है आपका आंसर क्या होगा, अगर नहीं कट रहा होगा तो भी आपको पता है आपका आंसर क्या होगा। तो ट्राई करना है। अभी मैं पोल ओपन नहीं कर रही, मैं चाहती हूँ कि आप इसको भाग करके चेक करो। ठीक है, 5 सेकंड में पोल नजर आ जाएगा, तुक्का कोई ना लगाए, अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए। बस इसको देख के फंसना नहीं है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसको भाग करने की कोशिश करो, देखो कि क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो करते हैं 5 सेकंड्स का वेट, फिर पोल ओपन हो जाएगा। 5 4, 1 मिनट, मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए थे, मैं उसे 1 मिनट ठीक कर लेती हूँ। 3 2 1, पोल ओपन हो चुका है। आप सभी जाइए और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए कि क्या 39 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब जिसको काटना बहुत मुश्किल है, जिसके पास 2 ही गुणनखंड है, एक है 1 और एक है 39। तो अच्छे से देखो और अपना आंसर दीजिए पोल। ठीक है, धीरे धीरे सभी बच्चे अपना आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश बच्चों। क्लास में हमारे पास अभी 34 नहीं 35 35 बच्चे हैं। फिर से बोलना। हाँ ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। फिर से बोलना। ठीक है बेटा, ठीक है। सवाल ये है कि क्या, क्वेश्चन फिर से बोलना। हाँ बेटा मैं फिर से क्वेश्चन बोल रही हूँ, क्या 39 एक अभाज्य संख्या है? कि 39 जो है, क्या वो एक प्राइम नंबर है? क्या वो एक अभाज्य संख्या है? अगर आपको लगता है 39 एक अभाज्य संख्या है तो आप यस पे टिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि 39 अभाज्य नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है फटाफट से हैंड रेज कर लीजिए। क्लास में हमारे पास 34 स्टूडेंट्स हैं, 34 में से 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 27 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सभी कोशिश करें। ठीक है, 29 बच्चों ने आंसर दे दिया। 4-5 बच्चे अभी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर दे दीजिए पोल में। चलो अभी करते हैं हम 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 सेकंड में आपका पोल जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल अभी एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि 31 बच्चों ने आंसर दिया। उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना है?
31 में से 10 बच्चों ने कहा कि हाँ ये क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है, और बाकी बच्चों ने कहा कि ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। मैंने कहा था कि इसको आपने 2 से, 3 से और 4 से भाग करके देखना है। 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, हसल यहां चली गई, 2 नया पॉइंट तो होगा, लेकिन देखो उसको पूरी तरह से भाग करना नहीं कहते ना, यहाँ पर जो है वो कुछ ना कुछ बच जाएगा। 2 18, तो एक यहाँ पे शेषफल बच गया, ठीक है, तो उसको हम पूरी तरह से भाग नहीं कहते। दशमलव में अगर आपका आंसर आ रहा है तो फिर उसको हम उसका गुणनखंड नहीं कहेंगे। दशमलव में तो आंसर आ जाएगा 19.5 ऐसा कुछ आ जाएगा, लेकिन इसको हम नहीं मानते वैलिड, ठीक है, जब तक वो पूरी तरह से नहीं काटता। अब देखते हैं इसको, क्या ये 3 से कट सकता है? तो 3 से काटा तो 3 एकम 3, 3 3 9 तो कट गया, 13 से कट गया। तो इसका मतलब जो इसके जो गुणनखंड हैं 39 के, वो कौन कौन आ गए हमारे पास? यहाँ पर हम देखते हैं 3 से जब हमने इसको काटने की कोशिश की तो एक तो आ गया 1, एक आ गया 3, एक आ गया यहाँ पर 13 और एक 39, ठीक है। तो देखिए इसके कितने गुणनखंड हैं? 4। तो इट मींस ये अभाज्य नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। तो इसका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी, कि नहीं ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया था, वेरी गुड। लेकिन 10 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया था। अगर गलती से हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी डाउट है और अभी भी अगर आपको नहीं समझ आया कि ऑप्शन नंबर बी सही क्यों है, तो फटाफट से पूछ लीजिए, ठीक है। जिसका सही था, वेरी गुड वेरी गुड। किसी का डाउट है क्या? नो डाउट मैम। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, ठीक है। चलो अब एक और जो आपका नंबर होता है, अभी हमने पढ़ा था भाज्य अभाज्य, अब हम पढ़ने वाले हैं एक और नया नंबर जिसको हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या या फिर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सह अभाज्य नंबर क्या होते हैं, तो अभी देख लेते हैं। संख्याओं का वह युग्म जिनका गुणनखंड करने पर उस युग्म में केवल एक ही कॉमन हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं जिनका HCF 1 आए, उनको हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अभी देखो, अभी आपने HCF निकालना तो पढ़ा नहीं है, तो इसमें अभी उतना कंफ्यूज नहीं होते हैं। बस आपने इतना याद रखना है कि जब आप इनके फैक्टर निकालोगे, जैसे अगर मैं 2 के गुणनखंड निकालूं तो 2 के गुणनखंड हैं 1 और 2, 7 के गुणनखंड निकालूं तो इसके गुणनखंड हैं 1 और 7, ठीक है। तो इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूं जो इसका भी गुणनखंड है, हाँ कर लिया है, लेकिन यहाँ पर नहीं किया ना, यहाँ पर जब करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो एक ही दोनों में कॉमन है ना, इसके पास भी गुणनखंड के रूप में एक है, इसके पास भी गुणनखंड के रूप में एक है। तो 2 और 7 का जो हम कह सकते हैं जो सार्व गुणनखंड है, जो कॉमन फैक्टर है, वो 1 है। तो जितनी भी आपके पास संख्याएं होंगी जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आता है, उनको हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 5 और 6 की, तो इसका उदाहरण भी देख लीजिए। 5 के जो गुणनखंड है वो है 1 और 5, लेकिन अगर हम देखें 6 में, तो 6 के गुणनखंड है 1 2 3 6। लेकिन अगर देखा जाए तो 5 और 6 में भी कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, तो इनके पास भी जो कॉमन है वो है सिर्फ और सिर्फ 1, है ना। देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसके पास 5 है, इसके पास 5 नहीं है, इसके पास 2 3 6 है, इसके पास 2 3 6 नहीं है। तो कॉमन कैसे लिया जाए? कॉमन उसको लेते हैं जो दोनों के पास हो। तो हम कहेंगे ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके जब हम गुणनखंड निकालें और उसमें कॉमन जो है वो सिर्फ 1 आए, उनको हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो अभी इसको मैं मिटा देती हूँ। एक एग्जांपल कर लेते हैं जो सह अभाज्य नहीं होगा, जैसे कि मान लो 3 और 6। चलो ये 3 है और ये 6 है, अगर मैं इनके गुणनखंड करूं तो इसके पास है 1 और 3, इसके गुणनखंड करूं तो इसके पास है 1 3 और 6। बताओ कॉमन फैक्टर इनके पास कौन कौन आए? 1 और 3 है। ठीक है, 1 और 3। 3 के पास भी 1 है और 6 के पास भी 1 है, 3 के पास भी 3 है, 6 के पास भी 3 है, तो इनके पास 1 और 3 ये आ गए कॉमन फैक्टर ले। तो इसलिए हम इसको सह अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके पास 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर आ रहा है जिसका नाम है 3। अगर इनका HCF रहने दो, अभी HCF में यूज नहीं कर रही, अगर इनका जो गुणनखंड होता वो सिर्फ 1 ही कॉमन आता, जैसे कि 2 और 7 में आ रहा था, 5 और 6 में आ रहा था, तो ये दोनों भी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती, ठीक है।
तो ये भी आपको आ सकता है एमसीक्यूज में। आपको 2 नंबर दिए होंगे, पूछा गया होगा कि बताओ क्या ये सह अभाज्य है, या फिर आपको पूछा गया होगा कि सह अभाज्य संख्याओं को पहचानो। तो आपने ऑप्शन देख के उनको पहचानना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। हाँ, दोनों में 3 कॉमन है तो वो हो जाएगा सहअभाज्य? नहीं, अगर कॉमन आ गया ना तो फिर सह अभाज्य नहीं होगा, ठीक है। तो उनको हम कोप्राइम, जैसे कि 3 और 6 ये सह अभाज्य नहीं है, ठीक है। 3 और 6 क्या है, सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य मतलब जो दोनों, ऐसे रहने दो, कंफ्यूज नहीं करते, अभी इतना याद रखिए आप, ठीक है, कि अगर एक के अलावा कुछ और कॉमन आ गया तो उनको हम सह अभाज्य नहीं कहेंगे, ठीक है। 3 और 6 सह अभाज्य नहीं है क्योंकि इनके पास क्या कॉमन आ गया था, 3, ठीक है। हाँ, अभी कोई डाउट है? आगे बढ़े, चलिए तो अभी बढ़ते यस हैं मैम। आगे। अब हम बात करते हैं, ये आपकी 10th का जो चैप्टर है उसका ही एक टॉपिक है जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज हमने सीखनी थी, पर अभी टाइम थोड़ा कम है, पर चलो 3 मिनट में शायद हो जाए। क्या आपने विभाजकता के नियम पढ़े हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं? विभाजकता के जो नियम होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, किसी भी संख्या को देख के ही पता लगा सकते हो कि ये संख्या किस से भाग होगी, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखी 1608, ठीक है। अब मैंने पता लगाना है कि ये किससे भाग होगी, तो इसके लिए मेरे काम कौन आएंगे, तो मेरे काम आएंगे विभाजकता के नियम, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। अभी हम 2 का कर लेते हैं, बाकी 2 और 3 का कर लेते हैं, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। तो अगर मुझे पता करना है कि मेरी संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरी संख्या का जो अंत है वो जो खत्म हो रही है, ठीक है, या हम कहें तो इसका जो जिस इस पर ये खत्म होती है, जैसे कि 8 पे खत्म हो रही है, ठीक है, तो अंत जो इसका अंक होगा वो क्या होना चाहिए, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। अगर इन 5 में से कोई भी अंक आपकी संख्या उस अंक पे अगर खत्म हो रही है तो आप कहेंगे कि हाँ ये 2 से भाग हो सकता है। तो बताओ क्या ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से भाग हो जाएगी? यस मैम। यस, ठीक है, क्योंकि इसके एंड में क्या है, इसके एंड में जो है वो 8 है। अब बात कर लेते हैं 3 के बारे में। तो 3 का पता कैसे लगाएंगे, इसी संख्या पे पता करो कि ये 3 से भाग होगी या नहीं। मैं यहां लिखती हूँ किससे भाग होगी, 2 से होगी। 3 से भाग करने के लिए आपने क्या करना है, आपकी जो संख्या है, संख्या के अंकों को जोड़ो, ठीक है। संख्या के जो अंक हैं उनको जोड़ना है। इस संख्या के जो अंक हैं वो कौन कौन है, 1, 6, 0 और 8। तो आपने इन अंकों को जोड़ना है। अगर अंकों का जोड़ 3 से भाग हो रहा होगा तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। जैसे कि इसको गिनो, 1 में 6 जोड़ो, 6 में 0, 0 में 8 जोड़ो, कितना आएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 आ रहा है। आप बताइए आपका कितना आ रहा है, 15, ठीक है। तो जब मैंने इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ा तो 15 आया। चेक करो कि क्या 15 को हम 3 से भाग दे सकते हैं? यस मैम। यस मैम। तो अगर 15 3 से भाग हो सकता है तो 1608 ये जो संख्या है ये भी 3 से भाग हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने 2 और 3 के विभाजकता नियम पढ़े। इसी की मदद से हम जो है वो बाकी के भी नियम पढ़ेंगे, और इसकी हेल्प से आपको ये कहाँ काम आएंगे, आपने HCF निकालना है, अभी आपने LCM निकालना है, आपने अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो ये नियम आपके वहां पे काम आने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नियम है। तो इनको हम कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अच्छा, फिर से मेरा वही वो है कि जिन बच्चों ने अभी तक अपना नाम, असली नाम चैट में नहीं लिखा, वो प्लीज अपना नाम चैट में लिखते जाएं, और बाकी बच्चे क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। किसी का डाउट है तो क्लास में बने रहिए, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। मैम आप